जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर द स्लाइड डिले। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली जस्ट स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर दें यस। इफ देयर इज़ एनी इशू तो उस लिहाज से अगर कट रही आवाज़ तो वो भी बता दें मुझे। अच्छा, आवाज़ क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कल हमने चैप्टर नंबर 8 ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये पार्ट ए है आपके कोर्स का, ये मैं कल बता चुका था। जो प्लीज़ कल नहीं थे वो पूछ लेना अपने क्लास फेलो से कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं है। और प्लीज़ साथ जो है वो इस जो कोर्स से चल रहा है उसके साथ कनेक्ट करें, अलाइन हो जाए। चैप्टर जो है वो 8 एंड 9 ऑपरेशन से रिलेटेड जो पार्ट ए है आपका, इसके अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम देखेंगे। और चैप्टर आउटलाइन है जो चैप्टर 8 की है, जो आपकी बुक के अंदर भी सेम आउटलाइन है। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। प्लांट मेंटेनेंस आज देखेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कुछ टूल्स जो हैं वो आज देख सकेंगे जितना टाइम है हमारे पास। एंड देन लास्ट इज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये जो है वो आज के ये कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो कल नहीं ज़िले अब्बास का नंबर मैंने दिया, ये इस ग्रुप के अंदर हैं, इस्लामाबाद ग्रुप में ऐड कर दें। और आप कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। एक और ग्रुप बना हुआ है, आई डोंट नो वो, इट सीम्स लाइक कराची का है, बताइए वो आइदर इट्स फ्रॉम नो, क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो वो स्टूडेंट से बनाए हैं। तो आई हैव टू ग्रुप्स, एक है नाम से EMML1 ICMAP 2020, ठीक है। और एक सिंपल है EM इस्लामाबाद ग्रुप। दो जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। खैर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास के इन दोनों ग्रुप्स के अंदर हैं, तो वो आपसे, आप इस नंबर पर उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी है इनका। अच्छा, चलते हैं चैप्टर की तरफ। कल की रिवीजन है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, जैसे ये इंट्रोडक्शन है फॉर द चैप्टर, ठीक है। और इसमें हमने ऑपरेशंस देखा कि जो ऑपरेशंस क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू हम मार्केटिंग पूरे में देखते रहे, हाउ टू ऐड वैल्यू। और जैसे कल एग्जांपल भी दी थी कि, और ये जो नीचे डायग्राम है इट्स टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की है। इनपुट्स आते हैं, प्रोसेस होता है, और आउटपुट जो है वो बनती है एंड प्रोडक्ट का, या फिनिश गुड हम जिसे कहते हैं, जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट एंड नीड्स को आप मीट करते हैं, ठीक हो गया। और कल एक एग्जांपल दी थी, ऐड वैल्यू ये है कि एक रॉ मटेरियल, अगर आपने शर्ट्स या पैंट या शलवार कमीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपके पास रॉ मटेरियल में कपड़ा, बुकरम, जिप, बटन्स, थ्रेड आएगा। इसके ट्रांसफॉर्म करेंगे आप फिनिश गुड के अंदर। और जो प्रोसेसिंग का टाइम है, जो प्रोसेसिंग के अंदर है, वो उसकी डिज़ाइनिंग है, कटिंग है, स्टिचिंग है, फिनिशिंग है, पैकेजिंग है। और एंड प्रोडक्ट आपके पास पैक गुड के अंदर आ गया। जो स्टिच क्लॉथ आ गई, शर्ट है, पैंट है या शलवार कमीज़ है, ये आपके पास आ गया। एंड दैट शलवार कमीज, शर्ट, पैंट इज़ द एड वैल्यू, जो वैल्यू ऐड की है उस कंपनी ने, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया है आउटपुट के अंदर। कल एक स्टूडेंट ने जैसे एग्जांपल दी थी चैट के अंदर ही, कि जैसे लकड़ी है रॉ फॉर्म के अंदर, ठीक है, वो लॉग्स के अंदर है, जिस तरह भी है, उसको आप प्रोसेस करते हैं और आप उसका फर्नीचर बना लेते हैं। सो आउटपुट में क्या आता है, वो कुर्सी, टेबल, फर्नीचर का जो भी आइटम है वो है आएगा। और रॉ मटेरियल में इनपुट में क्या है, जो रॉ फॉर्म के अंदर वुड है, हो सकता है वो अभी दरख्त काट के आपने लाए हैं और खुश्क हो गई है, लॉग्स के अंदर हैं। और फिर आपका ग्लू है, नेल्स हैं, ठीक है, कीले हैं, हथौड़ी, और ये सारा प्रोसेस होता है इन सब की मदद से, और फिर आप फिनिश गुड में जो है फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑपरेशंस। ऑपरेशन मैनेजमेंट,
अगर आप इसी डायग्राम को देख लें तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक इस सारे प्रोसेस को कैसे आपने मैनेज करना है, आपने रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करना है, कितने सप्लायर से लेना है। जैसे टोयोटा के हमने रॉ मटेरियल का देखा तो टोयोटा के पास 250 से 300 सप्लायर्स हैं जो उसको टोयोटा गाड़ी बनाने में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कोई बम्पर्स देगा तो कोई नट्स दे रहा है, कोई बोल्ट्स दे रहा है, कोई उसको रिम दे रहा है, कोई इंजन के कोई पार्ट्स दे रहा है, ठीक है, कोई हेडलाइट्स प्रोवाइड कर रहा है। ये डिफरेंट कंपनीज उसको रॉ मटेरियल दे रहे हैं और 250 से ऊपर सप्लायर्स हैं और उनसे रॉ मटेरियल सोर्स करता है और फिर वो प्रोसेस करता है और एक गाड़ी बनाता है और आउटपुट में क्या आती है, एक गाड़ी आ जाती है जो कि एंड प्रोडक्ट है। प्रोसेसिंग में वही बात है, गाड़ियों के डिफरेंट फेज हैं जिसके अंदर वो उसकी असेंबलिंग है, फिर उसके इंजन लगाना है, उसकी पेंटिंग है, उसके फिर सीट्स लगानी है और फिर उसकी फिनिशिंग है, वो सारे प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये टोयोटा एंड सप्लायर्स की बात है, जैसे कि आपने कैसे रॉ मटेरियल डिफरेंट सप्लायर से सोर्स करना है, एक से या एक से ज़्यादा से सोर्स करना है, सप्लायर्स को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उनसे परचेजिंग कैसे करनी है, जो आज हम देखेंगे भी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी स्टॉक एंड इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, तो वो आपने देखना है। फिर इसको प्रोसेस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर जो कि गाड़ी है, और उस गाड़ी को कैसे आपने जो है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना क्या कहलाता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमने ऑपरेशन स्ट्रेटजी देखी थी और स्ट्रेटजी में हमने देखा था कि स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले स्ट्रेटजी का अगर हम विल कम टू नो, इट्स अ प्लान। स्ट्रेटजी इज सिंपल अ प्लान कि कहाँ पे हम हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं और कैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। हाउ वी गेट देयर, दैट इज द प्लान। कोर्स ऑफ अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसी तरह ऑपरेशंस की भी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे अगर टिपिकल ऑपरेशन देख लें तो किसी एक फैक्ट्री के अंदर आप सप्लाई एंड डिमांड को मीट करते हुए देखते हैं, कहते हैं कल आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाए थे, 100 यूनिट्स बनाए थे, आज डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और आज आपने 120 है बनाने, या आपके पास आज ऑर्डर ज़्यादा हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एक क्लाइंट और 20 प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो आज आपने 100 नहीं बनाने, आपने 120 बनाने हैं। these can be the operation strategy, और दैट्स नॉट लिमिटेड टू इट, क्योंकि ऑपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर ओनली ये नहीं है कि आपने यूनिट्स बनाने, इट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपकी ओल्ड मशीनरी है, मशीनरी को एनहांस कैसे करना है, आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपकी गंदगी बहुत है, आपकी जो है वेस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, वेस्ट होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा है, मशीनरी कितनी एडवांस होनी चाहिए, कंपैटिटर्स के पास क्या है, ये सारी आपकी ऑपरेशंस की स्ट्रेटजी आती है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स दिए हैं, ओल्ड मशीनरी कोप अप नहीं कर सकती है, उसको आप फर्दर इनोवेट भी करें, कोशिश करें, लेकिन उस मशीनरी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये वो सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आप ओवरऑल किसी भी कंपनी की या फैक्ट्री के ऑपरेशंस को आप कैसे मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस की क्या प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्यों प्लान, हाउ टू गेट और गेन कंपैटिटिव एडवांटेज, कैसे आपने कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करना है। ये आगे फर्दर हमने देखा भी था कि कंपैटिटिव फैक्टर्स क्या हैं और कंपैटिटिव एडवांटेज या कंपैटिटिव फैक्टर्स, कंपैटिटिव एडवांटेज जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड से ज़ाहिर है एडवांटेज फ़ायदा, कंपैटिटिव कंपैटिटर्स, राइवलरी दुश्मनी, सिंपल। क्योंकि स्ट्रेटजी से अगर हम देखें तो स्ट्रेटजी इज लिटरली अबाउट आर्ट ऑफ वॉर, ये मिलिट्री ओरिजिन से निकला है वर्ड स्ट्रेटजी इटसेल्फ। और जहाँ पे कंपटीशन आती है तो इवन ऑथर्स ने वर्ड यूज किया राइवलरी, और स्ट्रेटजी के अंदर वेरियस केसेस मैंने पढ़े। वन ऑफ द केस, जैसे उस केस का टाइटल ही था अटैकिंग अ डोमिनेंट कंपैटिटर, दैट वाज रिलेटेड टू केलॉग्स और नेस्ले के जो है सीरियल्स की फाइट थी, ब्रेकफास्ट सीरियल की। तो उस केस स्टडी का टाइटल जो है वो था अटैकिंग अ डोमिनेंट कंपैटिटर। सो कंपैटिटिव एडवांटेज का बता रहा था कि कैसे आपने राइवलरी दुश्मन या अपने कंपैटिटर्स के अगेंस्ट कंपैटिटिव एडवांटेज, जो आपको एडवांटेज है, एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस, प्रमोशन, ब्रांड नेम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल पीपल, एनी ऑफ the advantage you have over your competitor is known as a competitive advantage. इसकी बड़ी supreme importance है strategy के अंदर, and when we are making operational strategy then surely we will know, we will see how we'll gain competitive advantage
our competitors when we are dealing with the operations of the firm. ठीक है, ऑपरेशन फर्म्स के जब हम ऑपरेशन डील कर रहे होते हैं तो कैसे हमने एज हासिल करना है अपने कंपैटिटर के ऊपर. ठीक है, अब वही कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं. इसके अंदर क्लास थोड़ा सा मैंने कल भी जैसे बताया था कि गो बैक टू मार्केटिंग 11 चैप्टर जहाँ पे पोजीशनिंग पड़ी थी. अगर जिस टाइप का बिजनेस है आपका और जो बिजनेस की नेचर है आपने उसी लिहाज से कंपैटिटिव एज हासिल करना है. अगर पोजीशनिंग में हमने देखा था लो प्राइस है, जैसे सस्ते के स्टोर हैं यहाँ पे, मदीना कैश एंड कैरी, सेफ मार्ट हो गया. और इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैंने जैसे रायनियर और इजी जेट की बात की थी. और इंटरनेशनली अगर वॉलमार्ट को देख लें तो उसका एक इमेज है कि वो लो प्राइस के लिहाज से है. बरतानिया में एस्डा है. तो ये हमने देखा था. अगर वो यहाँ पे ऑथर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने किस पे फोकस करना है कि आप कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, इनके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल, क्योंकि 2 चैप्टर ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, तो फर्दर हम देखेंगे कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, वो फैक्टर्स भी इसके अंदर आएंगे. बट अनदर बिजनेस, ये सारे कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस यू आर डूइंग. जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो उसकी नेचर है. क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है रिड्यूसिंग कॉस्ट, नहीं, आप कॉस्ट के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करेंगे. आप कहेंगे क्वालिटी इंप्रूव हो, चाहे हमारी कॉस्ट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमने जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी का डिलीवर करना है. क्योंकि जिस लिहाज से हमने अपने आप को पोजीशन किया है वो कस्टमर रिक्वायर करते हैं, डिमांड करते हैं क्वालिटी का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी कंपनी का इमेज ही ये है. हमारी कंपनी देती ही क्वालिटी के प्रोडक्ट है. और फ़र्क सामने है. लो प्राइस के लिहाज से अगर मोबाइल फ़ोन में देखें तो क्यू मोबाइल का एम्फेसाइज होगा रिड्यूसिंग कॉस्ट के ऊपर, और सैमसंग और एप्पल का होगा कि क्वालिटी के प्रोडक्ट हम डिलीवर कर सकें. तो ऑपरेशंस के अंदर हमारी मशीनरी, हमारी फैक्ट्री, हमारे स्पेयर पार्ट्स, हमारा सप्लायर से रिलेशनशिप और सप्लायर के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, वो सारे क्या होने चाहिए, वो हमारे क्वालिटी वाले होने चाहिए. फास्ट डिलीवरी जिसके अंदर है स्पीड ऑफ द ऑपरेशन. मैकडोनल्ड की मैंने एग्जांपल दी. फास्ट फूड सबका एम्फेसाइज किस पे होता है कि हम कैसे अपने ऑपरेशंस को इतना सेट कर दें कि हम फास्टेस्ट डिलीवरी कर सकें अपने प्रोडक्ट की. रिलायबिलिटी, वर्ड का मतलब है एतबार, ट्रस्ट. ठीक है, जैसे कुरियर सर्विस, आपके पैकेट को जो है वो एंड यूज़र तक पहुंचा दें. ठीक है, आपका पैकेट लॉस ना हो, डैमेज ना हो, दैट्स रिलायबिलिटी. और यहाँ पे बुक में भी ऑथर ने कुरियर सर्विस की एग्जांपल दी है कि उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो रिलायबिलिटी के ऊपर होना चाहिए. कस्टमर स्पेसिफिकेशन, डेल की एग्जांपल मैंने दी थी कि डेल जो है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज देता है. ये काफ़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी कर दिया और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कस्टमाइजेशन की ऑफर दी है, और कस्टमर जिस तरह के रिक्वायर करते हैं वैसा प्रोडक्ट वो उनको डिलीवर करते हैं. टाइमिंग्स और डिलीवरी, ठीक है, ट्रेनिंग कंपनी की एग्जांपल थी, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी उस टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं. तो ये वो फैक्टर्स थे जो कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं, जहाँ पे वो कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन कंसिस्टेंट विद द परसीव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. जिस तरह कस्टमर परसीव करता है आपको, आपकी कंपनी का इमेज है, उस लिहाज से आपने प्रोडक्ट देना है. सस्ते में है तो आपने सस्ते पे, महंगे में तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है. फास्ट डिलीवरी है तो अगर मैकडोनल्ड या फास्ट फूड्स हैं तो उनका एम्फेसाइज होगा कि स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, रिलायबिलिटी, कोरियर सर्विसेज, तो ट्रस्ट लोगों का बिल्ड हो. और कस्टमाइज अगर आप देते हैं तो आप कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें. इफ यू आर डिलीवरिंग ट्रेनिंग तो देन आप उसकी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, हमने मिन्सबर्ग्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन देखी थी. इसके अंदर हमने देखा था उसमें क्या क्या ऑथर कहता है 5 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और 5 पार्ट्स के अंदर उसका क्योंकि एम्फेसाइज और मेन फोकस ऑपरेटिंग कोर से था, इसी वजह से उसने सबसे पहले ऑपरेटिंग कोर के अंदर के बारे में बात की है. वो लोग जो खुद से अपने हाथ से ऑपरेशंस को डील कर रहे हैं, दीज आर नोन एज ऑपरेटिंग कोर. स्ट्रेटजिक एपेक्स के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर बता दिया था. ये टॉप बॉसेस हैं जो ईगल्स आई व्यू रखते हैं, बर्ड्स आई व्यू रखते हैं. ये देखते हैं कंपनी किस डायरेक्शन के अंदर मूव होगी, किस सिंथ की तरफ हमने जाना है, कौन सी नई मार्केट्स में एंटर होने, कौन से नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च करने हैं. मिडल लाइन, ठीक है, एज वी सी इन दिस डायग्राम, ये ब्रिज है बिटवीन द ऑपरेटिंग कोर एंड द स्ट्रेटजिक एपेक्स. टेक्नो स्ट्रक्चर, एचआर मैनेजर, अकाउंटेंट इसके अंदर आते हैं, और फिर सपोर्ट स्टाफ है जिसके अंदर
आपकी फूड या कैटरिंग से रिलेटेड लीगल एडवाइस एंड प्रेजेंटेशन सपोर्ट स्टाफ। ये लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे हमने ख़त्म किया था, यहाँ से आज शुरू करते हैं। जैसे एचआर मार्केटिंग हमने देखा कि वो अलाइन होने चाहिए आपकी ओवरऑल कंपनी के मिशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो अलाइन हो अपनी जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से और अपने मिशन एंड विजन से, जो कंपनी चाहती है उसी लिहाज से उसको अलाइन होना चाहिए। कंपनी चाहती है सस्ते में प्रोवाइड करें प्रोडक्ट, जैसे क्यू मोबाइल है, तो ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए। कंपनी चाहती है क्वालिटी, तो ऑपरेशन एम्फेसाइज करे। टीक्यूएम का टॉपिक आगे आएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर कि ईच एंड एवरीथिंग वुड बी ऑफ ए क्वालिटी, हर चीज क्वालिटी की, ईच एंड एवरी स्पेयर पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि एक स्मॉल स्पेयर भी आपके प्रोडक्ट की जो है टेक्निकल फीचर्स को डैमेज कर सकता है। और इसमें हमने एग्जांपल्स पहले भी देखी थी और कल भी है, जैसे मैंने स्निकर्स चॉकलेट का बताया कि उसके अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा आ गया, और फिर नोट 7 की हमने बात की जिसके अंदर 2.5 मिलियन 25 लाख नोट उनको पूरी दुनिया से उठाने पड़े, और नोट 7 दोबारा से लॉन्च नहीं किया, फिर नोट 8 लॉन्च किया। तो ये वो सारी चीज़ें, योर ऑपरेशन स्ट्रेटजी शुड बी अलाइन विद योर ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है। और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो कॉर्पोरेशन की स्ट्रेटजी है, और ये कौन बनाता है? ये वही लोग बनाते हैं जो स्ट्रेटेजिक एपेक्स के अंदर हैं, ठीक है। मीन्स की जो अगर हम देखें तो जो टॉप पे हैं, यहाँ पे टॉप पे लोग हैं स्ट्रेटेजिक एपेक्स में, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगेन वी कुड से इट्स अ प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है? इट्स अ प्लानिंग। इसकी ह्यूज डेफिनेशन है, और डेफिनेशन में वो ऑपरेशन को बीच में इंक्लूड करती है, ठीक है। Its definition, if I would say, it's identification of the purpose of the organization and adopting a certain course of action in order to achieve that purpose by looking into external environment and matching your resources. और जहाँ पे resources की बात करते हैं वो operation strategy है। Just ignore that corporate strategy definition, ठीक है। इतना ज़हन में रखें कि आपकी corporate strategy से आपकी operation strategy जो है align होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन ऑपरेशंस के अंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये एक जिक्सा पजल सी आपकी डायग्राम है आपकी जो है इसके अंदर बुक के अंदर, और उसकी जो है वो मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है वो ऑपरेशंस के अंदर क्या होने चाहिए, ठीक है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, तो इसमें कहते हैं इनोवेट और कॉपी कंपेटिटर। देखिए, इनोवेशन की डेफिनेशन है जिसको उर्दू में लफ्ज़ी मायने है इसकी जदीदियत, ठीक है, और पाकिस्तानी के वर्ड के अंदर इसको जुगाड़ कहते हैं। और इफ़ आई वुड से कि जुगाड़ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये प्योर वर्ड है इनोवेशन का, जुगाड़, और बड़ा स्लैंग सा वर्ड लगता है हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर, बट द वर्ल्ड इज़ डूइंग रिसर्च ऑन दिस वर्ड, ठीक है। और इनोवेशन का प्योर वर्ड है ये जुगाड़। अक्सर हम कहते हैं, मुझे आई स्टिल रिमेंबर 98 की बात है, 99 की बात है, मेरे वालिद साहब की गाड़ी की जो है वो जो स्पीडोमीटर होता है उसकी गेज को कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस थी। गाड़ी निसान सनी थी, और वो डिवाइस जो है वो नई डिवाइस जो है 1200 रुपये की मिल रही थी। और उस इलेक्ट्रिक मैकेनिक से मैंने पूछा, इलेक्ट्रिशियन से, मैं क्या इसकी कुछ जुगाड़ हो सकती है? और उसने सिंपल इतना किया, उस डिवाइस को प्लास से प्रेस कर दिया। ये रेक्टेंगुलर शेप की स्मॉल डिवाइस थी, और जब तक गाड़ी हमारे पास रही है उस गेज ने दोबारा से प्रॉब्लम नहीं किया। इस स्पीडोमीटर की गेज को जो है बड़ी स्मूथली आप देखते हैं गाड़ी के ऊपर जाती है और स्मूथली नीचे आती है के लिए, ठीक है। बैक पे एक डिवाइस लगती है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, निसान सनी के अंदर होती थी, और उस डिवाइस को जो है वो डैमेज होगी तो 1200 कॉस्ट थी। तो दैट्स अ जुगाड़। और ये डिफरेंट इनोवेशन जैसे अगर हम कर लेते हैं कि सेल्स अगर नहीं चल रहे होते हैं घर की घड़ी की, तो आप तो में छुपाते हैं और वो 15-20 दिन महीना तक चल जाती हैं, और ठीक है। सो दिस इज द इनोवेशन। सो इनोवेशन का मतलब है जदीदियत, किसी प्रोडक्ट के अंदर आपने फर्दर इनोवेट क्या करना है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट के अंदर आप नए सिरे से एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप उसको कॉपी भी कर लें कंपैटिटर से, ठीक है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर नहीं था, तो एक नया प्रोडक्ट हुआ जो कि आपने एक कॉपी की
अपने कंपैटिटर की, तो या तो फिर आप ओल्ड प्रोडक्ट को इनोवेट कर दें या फिर एक नया प्रोडक्ट बनाएं जो कि दैट मे बी अ रेप्लिका और अ कॉपी ऑफ कंपैटिटर्स, बट जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं और सेटबैक्स हैं वो आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आप सर्विस से रिलेटेड हैं तो अगेन वो कहता है या तो आप कंपैटिटर को कॉपी करें या फिर आप इनोवेट कर लें। सर्विसेज और प्रोडक्ट के अंदर कॉपी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर स्ट्रेटजी में हम देखते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इजी लोड पहले लॉन्च किया टेलीनॉर ने, और इजी लोड वर्ड जो है वो यूज़ होता है टेलीनॉर का स्पेसिफिक है, लेकिन आप देख लें सर्विसेज के अंदर बाकी सब कंपनीज ने इजी लोड को कॉपी किया, यू फोन का यू लोड है। ठीक है, फिर टेलीनॉर एंटर हुई सर्विसेज के अंदर इजी पैसा में, कंपनीज पैसा के अंदर एंटर हुई। वारिक पैसा था, ठीक है, यू फोन का यू पैसा आ गया। तो क्या है सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर भी आप कॉपी कर सकते हैं और आप जो है या फिर इनोवेट कर सकते हैं। सो टेलीनॉर का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, जो फर्स्ट मूवर कहते हैं, लेकिन जो पहले मूव होता है वो हमेशा एडवांटेज लेता ही है। ठीक है, क्योंकि आज भी जितने भी इजी पैसा के जो हैं आप कह सकते हैं जो मार्केट शेयर है वो यू पैसा टाइम पे और जोन का टाइम पे और मोबी कैश, इनकी मार्केट शेयर वो नहीं है। ठीक है, तो ये है हाउ यू कॉपी योर प्रोडक्ट दैट ऑफ योर कंपैटिटर्स के जो कॉपी है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की तो बेशुमार ऐसे हैं जिसमें कंपैटिटर्स के प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं और आप उसी तरह का या फर्दर जो है वो इनोवेट करके उस प्रोडक्ट को, तो ये है ऑपरेशंस के अंदर आइदर यू कॉपी और आइदर यू इनोवेट। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की जुबान में स्ट्रेटजी कन्वर्जेंस कहते हैं। और जो कंपैटिटर्स को कॉपी कर लेते हैं और कंपैटिटर जिस मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा न्यू प्रोडक्शन है। एजाज वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अभी वॉइस ओके है आई बिलीव। ठीक है, अभी ओके आ रही होगी। अभी मुझे बताएं आवाज़ रुक रही है? एजाज ने रेज किया और फिर मदिया ने भी किया है, अगर रुक रही है तो बता दें। अच्छा अभी तो बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, बिल्कुल मैं चुप हो गया था, लेकिन ये कि चलें देखिए होपफुली होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इशू जो है वो आया था जो मुझे पता लगा है। ठीक, इंशाल्लाह होपफुली नहीं होगी। चलिए देखते हैं अभी आगे इंशाल्लाह नहीं हुई। एकदम मैसेज मुझे यहाँ पे आया कि टीम्स ओके। ठीक है, अच्छा न्यू प्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। दैट डिपेंड्स, लीडिंग एज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते, सम टाइम अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्शन को सेट करते हैं। तो इसमें अलबत्ता हम देख लेंगे, ये आगे चल के बताऊंगा मैं कि अदर फैक्टर्स क्या हैं। लेकिन न्यू प्रोडक्शन, अगर आपने न्यू प्रोडक्शन करनी है देन गो एट अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। और फिर उसकी भी अगेन फिजिबिलिटी होती है कि पे बैक पीरियड क्या है, टाइम क्या है, वेस्ट कितना रिडक्शन है, कितनी लेबर रिड्यूस होगी, ये सारी चीज़ें उसमें आप फैक्टर्स उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, सो ये दैट्स अ न्यू प्रोडक्शन। अच्छा वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, वर्टिकली आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है,
दैट्स अ जॉइंट वेंचर एंड अलायंसेस है, और इसमें आप ऑपरेट इन हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन इज द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं फ्रॉम योर सप्लाई टू योर फैक्ट्री एंड देन फिनिश गुड फ्रॉम योर फैक्ट्री टिल टू द एंड यूजर्स, ठीक है। उसको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे। Again, still strategic decision is operation continuation, and next slide may be स्ट्रक्चरिंग वर्कफोर्स, ठीक है। वर्कफोर्स की आपकी स्किल्स, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका स्ट्रक्चर बना लेना, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। आगे बैच मेथड आएगा और आगे हमारे पास वर्क फ्लो आएगा, फ्लो मेथड है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें भी हम देख लेंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो श्योरली यू नो अबाउट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, या दूसरे आसान लफ्जों में जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। उस चार्ट के अंदर बड़ा क्लियर होता है कि कौन मैनेजर है, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन ऑपरेशंस, ठीक है। मशीन को ऑपरेट करने वाले कितने लोग हैं, 1, 2 या 3 हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल मशीन तक लेके आने वाले लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे लेके आने हैं। सप्लाई सुपरवाइजर का काम क्या है कि ओवरऑल सारे ऑपरेशंस को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक उसको देखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं। अच्छा, तो स्ट्रक्चरिंग वर्कफोर्स में दैट्स ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उसके अंदर हर एक आदमी की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि कौन क्या कर रहा है, किसके अंडर कौन आ रहा है, लाइन ऑफ जो है वो कमांड क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, पूरा हायरार्की आपकी आ जाती है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंदर है, क्योंकि जब तक ये ना हो तो इट्स नॉट क्लियर कि आप कैसे जो है काम करेंगे, ऑपरेशंस को कैसे आप एहसन तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैपेसिटी स्लैश फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल है कार फोरकास्ट रिएक्ट टू डिमांड। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और आज रिवीजन में भी मैंने बताया कि 100 यूनिट कल किए थे तो आज 120 करने हैं। दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी कि आपके पास प्लांट के अंदर इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो अप टिल 500 यूनिट्स तक की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स एन एग्जांपल आई एम गिविंग, ठीक है। यहाँ पे कार फोरकास्ट है रिएक्ट टू डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो फोरकास्ट करते हैं कि कितनी कार्स मैन्युफैक्चर करनी है, 2019 में कितनी की थी, 20 में कितनी करनी है, 21 में कितनी करनी है। और इसमें अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा भी मैटर करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, कैपेसिटी के कैपेसिटी भी है कि नहीं है। अगर जैसे बताया 200 हैं और कल 300 ऑर्डर और आ जाते हैं तो क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उन 300 ऑर्डर्स को भी कोप अप कर सकते हैं। Either we have to refuse it, या फिर हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हम उसको बना के देख, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास इन बिग ऑर्डर्स को लेने के लिए फ्लेक्सिबल भी है कि नहीं है, ठीक है। फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट, हाउ मेनी लोकेशंस, ये ऑथर ने एक दी है। अगर हम एक इंडिविजुअल फैसिलिटी की भी बात करें तो वो डिपेंड करती है कि वो फैसिलिटी कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स और ये सारी चीज़ें कैसी हैं। अब जहाँ पे बात करते हैं इंप्रूवमेंट हाउ मेनी लोकेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर बिगर पिक्चर के अंदर देखें, मैंने टाटा नैनो की बात की मार्केटिंग के अंदर। टाटा नैनो ने लॉन्च की, ये कंप्लीट इसकी 3-4 केसेस मैंने पढ़ाए भी हैं, पढ़े भी हैं। तो टाटा नैनो की एक चीज़ बताता चलूँ, हमने तो उस टाइम वैल्यू को देखा था, वैल्यू फॉर मनी को, और वो लो प्राइस के ऊपर थी। तो जब इसने फर्स्ट टाइम लॉन्च की, इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनको नए प्रोडक्शन प्लांट लगाने पड़ गए।
टाटा नैनो की लॉन्च के बाद इंडिया दुनिया भर के अंदर टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आ गया जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि टाटा नैनो इतनी बड़ी सक्सेस हुई और वो कहते हैं हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई कि हमारी जो करंट फैसिलिटी थी वो कम पड़ गई। ये सेकंड जो ऊपर वाला पॉइंट है ये भी उससे रिलेटेड है कि कैपेसिटी उनकी फुल हो गई कि उन्हें नए प्लांट लगाने पड़ गए। ठीक है, फैसिलिटीज की बात और नई लाइन को देखिए, इंप्रूवमेंट हाउ मेनी लोकेशंस, कितनी और लोकेशंस के ऊपर उन्होंने अपने प्लांट्स को लगाना है। अगर पाकिस्तान के रिचेस्ट आदमी का आपको पता ही होगा, शाहिद खान है जो अमेरिकन बिलियनियर है। ही इज ओरिजिनेट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम लाहौर। एट द एज ऑफ 16 जो है वो यहाँ से उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स मूव हुए, इमिग्रेंट हुए टूवर्ड्स अमेरिका, और वहाँ पे इसने 72 के अंदर जो है वो एक साइज का बम्पर बनाया, और 72 के अंदर, सॉरी बम्पर पहले बना लिया, 72 के अंदर इसकी टोयोटा की एक स्टेट, जो अमेरिका की एक स्टेट है, उससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि टोयोटा की गाड़ी को जो बम्पर है वो शाहिद खान की फैक्ट्री जो है वो प्रोवाइड करेगी। 74 के अंदर पूरे यूएस के अंदर जो भी टोयोटा गाड़ी बनेगी उसका बम्पर शाहिद खान की कंपनी प्रोवाइड करेगी। और 78 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा से हो गया कि दुनिया भर के अंदर टोयोटा का जो भी मॉडल और जो चीज़ बनेगी वो शाहिद खान की ही फैक्ट्री से उसको बम्पर दिया जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या करना है, क्योंकि ग्रेजुअली विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 72 में पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस स्टेट के अंदर शाहिद खान की फ्लैक्स एंड गेट कंपनी थी, जो इसने बाय कर ली, इसमें जॉब करता था, इसने फिर बाय कर ली। ऑल्दो इस कंपनी ने भी इन पे केस कर दिया था कि ये इसने हमारा आइडिया चुराया, ऑल्दो ये उसका अपना आइडिया था शाहिद खान का, कि वन पीस बम्पर। अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ी हो तो ओवर दैट स्टोरी आई वाज जस्ट रीडिंग के शाहिद खान को फिर अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ा, और फिर यूएस के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगाई। और जब पूरी दुनिया के अंदर टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट हो गया 78 के अंदर, तो इसको पूरी दुनिया में अपनी बम्पर सिर्फ बना के देती थी टाटा, गाड़ियों के बम्पर। ठीक है, सो दैट्स अ फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट, हाउ मेनी लोकेशंस। सप्लाई स्ट्रेटजी, परचेज फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल सप्लायर्स। आपने एक से लेना है या मल्टीपल से लेना है। देखिए, अगर आप एक से लेंगे तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, अगर आप मल्टीपल से लेंगे तो उसकी बार्गेनिंग पावर लो होगी। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल। आपके पास जो इन्वेंट्री है, स्टॉक एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का लेवल कितना होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, कितने ख़त्म हो जाएं या कितने रह जाएं तो आपने रीऑर्डर करना है। ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेशंस के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अगर मैं दोबारा से अगर देखूं इसको, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में न्यू प्रोडक्ट आपने बनाना है या फिर नई सर्विसेज है, अगर इफ यू रिलेटेड टू सर्विसेज आप क्या करेंगे, इनोवेट या कॉपी करेंगे कंपीटिटर्स को। दीज आर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन ऑपरेशन। टोटल न्यू प्रोडक्शन करनी है तो लीडिंग एज टेक्नोलॉजी करनी है, या अदर मेथड्स के थ्रू आपने जो है वो कंपेटिटिव एज गेन करना है। आइदर वर्टिकल इंटीग्रेशन सप्लाई चेन में करनी है, अपने वर्कफोर्स को स्ट्रक्चर करना है, ये लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर आएंगे, बिल्कुल कोर्स में आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हम फर्दर डिटेल में देख लेंगे। लेकिन सिंपल जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टिपिकल आप पढ़ते हैं, देखते हैं, ये वो है कि आप अपना चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट क्या है। ठीक है, कैपेसिटी को मैंने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, जिस तरह की फैक्ट्री की बात और उसके अंदर लोकेशंस की बात करते हैं, तो दैट्स द कैपेसिटी एंड द न्यू लोकेशंस। और फिर सप्लाई स्ट्रेटजी, एक सप्लायर से लेना है या मल्टीपल सप्लायर से लेना है, और इन्वेंट्री लेवल किस तरह हमने मेंटेन करना है। If I would say कि maybe you have to bear with me in this lecture till 11:30.
शायद ये नेट का कनेक्शन मेरा स्टेबल नहीं हो रहा. So that's why doing if there is a distortion, I try to stop over there क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आज इस लेक्चर में 3 बार मैसेज आ चुका है, your internet connection is not stable. I have a problem, so that's why I connected late. At almost 9:40 जो है कनेक्ट हुआ, इंटरनेट का इशू आ रहा था. So maybe you have to bear with me in this lecture. काशिफ आपने हाई हैंड रेज किया लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा. इफ यू वांट टू राइट इन क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन लिख लें. काशिफ आपका ऊपर भी मैंने देखा है कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया. अच्छा, ये तो स्ट्रेटजिक डिसीजन जो है ऑपरेशन के अंदर थे. नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे. जॉब मेथड है, बैच मेथड है और फ्लो मेथड है. 3 टाइप के मेथड्स आज हम देखेंगे इस प्रोडक्शन के अंदर. एक और चीज बताते चलूं कि ये प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट फैक्ट्री और डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब है. अच्छा, क्लास 1 मिनट होल्ड रखें. अच्छा, अभी तो मैं बिल्कुल चुप था, नो वॉइस, सो दैट्स व्हाई. अभी आप मुझे बताएं क्लास, आपको अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? क्योंकि अभी काफ़ी देर से नेट इज स्टेबल, ठीक है, देयर इज़ नो इशू, नो प्रॉब्लम. बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और मुझे मल्टीपल आंसर्स चाहिए, समटाइम देयर इज़ ए प्रॉब्लम एट योर एंड, बट दिस टाइम टुडे आई नो कि मेरा इशू है, इसमें प्रॉब्लम है. नेट के अंदर इशू मेरे आ रहा था, फिर ये कनेक्ट होगी, पहले कनेक्ट भी नहीं हो रहा था, बट स्टिल प्रॉब्लम आ रहे हैं. ठीक है, बिलाल कह रहे हैं क्लियर है. फॉर नो इट्स ओके, मच बेटर देन बिफोर. ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं और देख लेते हैं. अभी अभी ओके है तो ठीक है, होपफुली ठीक रही है. बस एक इंटरनेट का है आज, आई डोंट नो क्या है, समटाइम तो डिस्कनेक्ट हो जाता है और बिल्कुल नहीं है. इवन मैंने जो दूसरे राउटर पे भी चेंज कर दिया है. मैं 2 नेट रखता हूँ हमेशा एज ए बैकअप के लिए, लेकिन आज शायद दोनों का इशू आ रहा है. एक तो मेरा बिल्कुल सही नहीं था. ठीक है, कुछ स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ज़्यादा अभी जो है सही के कह रहे हैं.
बट इफ यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम तो ठीक है, इसको हम दोबारा से देख लेंगे। Give me 2 minutes, please. अच्छा क्लास में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज तो फिर स्टिल इशू है तो आई वुड से देन इट्स बेटर टू क्लोज दिस क्लास नाउ। फिर इसको फिनिश कर देते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली कल हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे और 31 अगस्त तक कोर्स फिनिश करना है। इफ़ आई नीड सम मेकअप क्लासेस तो श्योरली फिर हम उसको मेकअप की स्लॉट हमारे पास संडे को ही बचती है, फिर संडे को हम इसकी मेकअप रख लेंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि रेगुलर क्लासेस के अंदर जो है वो कोर्स को मैं फिनिश करवा दूं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और कुछ टेस्ट ऑनलाइन लिए थे जिस तरह मैंने लिए थे, बाकी जो है वो इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो मैनेज कर लूँगा। लेकिन कुछ हम और पढ़ लें तो बेशक इसकी फर्दर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट के 1 या 2 चैप्टर हम कर लें तो फिर वो टेस्ट भी हम जो है इसमें फर्दर देख लेंगे। ठीक हो गया? तो टेस्ट का भी क्योंकि स्टूडेंट ने पूछा है। अब ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आती है फिर तो डू लेट मी नो। आप मैसेज करेंगे, यहाँ पे पॉपअप हो जाती है, एंड रेज हैंड करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आवाज़ का इशू है। और फिर मोस्ट प्रॉब्ली जो है अगर देर इज़ ए सवेयर इशू तो फिर हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अच्छा टाइप ऑफ प्रोडक्शन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे 3 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आपके बुक के अंदर। और मोस्ट कॉमनली यही मेथड यूज़ होते हैं। जॉब मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट बैच मेथड है, एंड थर्ड इज़ द फ्लो मेथड है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, किस टाइप के काम आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जॉब मेथड है, इसके अंदर बाय डेफिनेशन ऑथर कहता है कि एक सिंगल वर्कर और एक टीम पूरी एक जॉब को ख़त्म करता है, ठीक है, एक जॉब को करता है, ठीक है। उसके माइलस्टोन, उसकी डेट, उसकी स्टेजेस और उसकी जॉब जो है क्लियरली डिफाइन की जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप सैलून्स के अंदर देखें तो हेयर कटिंग एक शख्स के बाल जो है वो एक आदमी काटता है, ठीक है। इसी के लिए एग्जांपल फर्दर उन्होंने प्लम्बर्स के दिए हैं। अगर प्लम्बिंग का है जॉब तो वो एक उसने प्लम्बिंग का करना है और जो जॉब कंप्लीट है वो उसी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये उस बिजनेस के अंदर वो इसका काम करेगा। इसके जॉब मेथड के अंदर वो कहते हैं कि ये स्मॉल बिजनेसेस के अंदर यूज़ होता है। आप देख लें हेयर कटिंग सैलून के अंदर भी जॉब मेथड है, द कंप्लीट टास्क इज परफॉर्म बाय अ सिंगल वर्कर और टीम। एक कंप्लीट टास्क एक सिंगल वर्कर या उसकी टीम जो है परफॉर्म करती है। और मोस्टली जॉब मेथड के अंदर ऑथर कहता है कि एक सिंगल वर्कर ही होता है जो कि इस जॉब को परफॉर्म करता है। एंड सम टाइम देयर मे बी अ टीम ऑफ 2 और 3 पीपल जो कि इस जॉब मेथड में उस जॉब को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर प्लम्बर का काम है तो प्लम्बिंग का काम कर उसने तो वो एक सिंगल पर्सन करेगा। और अगर हेयर कटिंग का है तो वो भी एक सिंगल आप सैलून में देखते हैं एक शख्स ही करता है। सेकंड जो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में बैच मेथड, ठीक है, वर्ड से जाहिर है बैच मेथड, ठीक है। कि जो है ना बैच के अंदर आप चीज़ बनाते हैं, ठीक है। टास्क डिवाइड होती है पार्ट्स ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होता है होल बैच बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म। एक
एक तो चीज पता चलूं, बल्क के अंदर बैच के अंदर परफॉर्म होगी और एक काम खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर बेकरी की कन्फेक्शनरी, जहाँ पे चीज़ें बेकरी की बनती हैं उसके बारे में बताता है कि जैसे एक ट्रे के अंदर मल्टीपल बन्स आपने रखे हुए हैं और उस बंस को बनाते हैं, पूरी ट्रे के अंदर 12 बन पड़े हुए हैं और उस 12 बंस को आप जो है वो ओवन में डालते हैं और उस ओवन में वो आपके बन प्रिपेयर होते हैं। आप उसको उस वक्त तक पैक नहीं कर सकते जब तक वो ओवन से बन के आ ना जाए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर एक बैच की हम बात करें तो वन बैच इज डूइंग कि वो ओवन में डाल रहा है और फिर जब कुक हो जाता है तो ओवन से वहाँ पे उसको निकाल रहा है। जब ये जॉब फिनिश हो जाती है तो अब पैकेजिंग वाले जो बैच है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी बंस ओवन से निकलते जा रहे हैं उसको वो पैक करे। ठीक है, और ये अब नेक्स्ट बैच की है। तो इसी तरह बैचेस के अंदर या डिफरेंट पोर्शंस में उनकी जॉब होती है। जब एक ने अपने हिस्से का काम कर लिया वो पास ऑन कर देता है नेक्स्ट पोर्शन को, नेक्स्ट टीम को वो बैच, और फिर वो अपनी जॉब उसके ऊपर फिनिश करती है और वो पास ऑन कर देता है नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर एक कहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स सेम या सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे ये बैच मेथड यूज होता है। ठीक है, जैसे ब्रेड और बन्स हैं, डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स बननी है, सिमिलर प्रोडक्ट है, एक उन्होंने बना ली है जी शुगर वाली ब्रेड, तो सब शुगर वाली ब्रेड बनेंगी, खत्म। अब जो है वो विदाउट शुगर ब्रांड ब्रेड बननी है। तो अब सेकंड बैच किसका है? ब्रांड ब्रेड का। तो ब्रेड्स के अंदर भी डिफरेंट मल्टीपल जो टाइप्स हैं वो इसके अंदर बनती हैं, वो बैच मेथड के थ्रू होती हैं। जैसे इसके अंदर बाय डेफिनेशन उन्होंने बताया कि बैचेस में काम होता है। ईच ऑपरेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द होल बैच बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर इसके जो फायदे हैं लिखे हुए हैं उसमें ऑथर ये कहता है फायदा ये होता है कि आपकी सेम मशीनरी को आप यूज करते हैं और आप सिमिलर टाइप के मशीनरी से यूज करते हैं, लेकिन पहले एक प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद फिर आप सिमिलर टाइप का दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद सिमिलर टाइप का आपका तीसरा प्रोडक्ट भी जो है इसके अंदर बनता है। ठीक है, अच्छा क्लास जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड।
अच्छा क्लास जो है वो ड्यू टू नेट इशू और जूम का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, मेरी कोऑर्डिनेशन से भी बात हुई है तो मैंने इवन थर्ड हॉटस्पॉट टाइम पे क्लास होगी 9:30 से लेकर 11:30 तक, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका मैं मेकअप रख लूँगा ऑन ऑन संडे, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आज की क्लास जो है अभी यहाँ पे आज ख़त्म हो रही है, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।